पर्टिकुलरली क्या होता है, क्या चीज़ें चलती है, मतलब एक ढांचा क्या है, पर्टिकुलरली बैंक्स क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैसे अलग होती है, और पर्टिकुलरली चीज़ें चलती कैसी है, वो एक सेग्रीगेट वे में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस चीज़ के हिसाब से चीज़ें चलती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिस्टम क्या होता है। बहुत लोग फैन होंगे, बहुत लोग होंगे। तो पर्टिकुलरली सिस्टम मतलब आपको क्या लगता है क्या होता होगा। किसी चीज़ की सिस्टम होती है, हर चीज़ की। तो क्या होता है सिस्टम मतलब पर्टिकुलरली आपके हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी चल रही है, ये वाला सिस्टम ऐसा है, ये वाला सिस्टम बदलना चाहिए। तो पर्टिकुलरली सिस्टम क्यों बोलते हैं, वर्ड क्या क्यों इस्तेमाल होता है, क्या लगता है आपको। जैसे अपन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं। फाइनेंशियल मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में समझ गया होगा आपको कि फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस रिलेटेड है, चीज़ें चलेगी वगैरह। पर सिस्टम मतलब क्या होता है, अगर चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट नहीं हुई ना, तो वो उतने अच्छे से जाएगी नहीं। तो क्या लगता है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम पता है आपको क्या होता है। मतलब आप मतलब खाना खाओगे, फिर वो माउथ में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसी चीज़ें सब चलेगी। ओके। तो ये सिस्टम है, उसके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे ही अब बेसिक चीज, अगर हमने क्या बोलते हैं हमारे डेली रूटीन के इसमें कहा ना कहा कुछ सिस्टम वर्ड पढ़ा है, तो चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझती है। तो एलविज भाई का सिस्टम है। तो फिर चीज़ें बोलना क्या चाहते थे, सिस्टम बोलते मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं पर्टिकुलर। सिस्टम मतलब ऐसे जैसे मैं हूँ, तो मैं मेरे पापा के नाम पे दोष दूंगा कि मेरे पापा पुलिस में है, ये है वो है, ऐसा सेंस में। तो इनका सिस्टम मतलब ऐसा है कि भाई मेरे बहुत सारे दोस्त है जो हरियाणा वगैरह जगहों पे रहते हैं, बहुत सारे बिल्डर है, मतलब पैसे है उनके पास। ऐसे सब सेटअप में बहुत लोग पॉलिटिशियंस पहचान के उनके, मनोहर लाल खट्टर ने उनकी सभा ली थी वगैरह, आपने देखा होगा वो बिग बॉस जीतने के बाद में। तो मतलब एक क्रूड वे में ऐसा समझो, सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, एक मेन मेन ऑर्गन्स होते हैं, और उस हिसाब से सिस्टम चलता है। जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और कैबिनेट होता है। फिर एमएलए चुन के भेजते हैं, अपन एमपी चुन के भेजते हैं। तो एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, और उस हिसाब से चीजें वर्कआउट होती है। तो हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखेंगे पर्टिकुलरली क्या है। फिर ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में ऑर्गन्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन मेन ऑर्गन्स होते हैं। तो ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ऑर्गन, काफी बड़ा है। और हर एक एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन है। जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसे जो नेशनल हाउसिंग बैंक्स है उससे कैसे मतलब अलग अलग कैसे होती है वो चीज़ें। तो अगर हमें पर्टिकुलरली ये पता ही नहीं है कि भाई इनका कैटेगराइजेशन कैसा है, इनका स्ट्रक्चरली अलग कैसे है, तो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जाएगी। और ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, और इसके ऊपर जो बाकी मनी बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये उसके बाद का पार्ट है। तो आज का लेक्चर, मुझे पता है क्लास की स्ट्रेंथ आज कम है थोड़ी, पर ध्यान से देखो, जो आपके दोस्त आए नहीं है उन्हें बोलिए कि ये क्लास देखा जाए करके पर्टिकुलरली। क्योंकि आज जब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा खत्म होगा ना, तो जो भी ऑर्गन्स है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में चलने वाले, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो भी कैटेगराइजेशन है एक प्रॉपर वे में हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी चीज़ खुद से करने जाओगे ना, या फिर गूगल सर्च करोगे, या फिर कोई बुक्स में पढ़ोगे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह के, तो उतने सही वे में दी नहीं गई है। जो आपकी एक सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बुक है ना, उसके अंदर बैंक्स अलग दिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अलग दिए, एक कैटेगराइजेशन नहीं है। तो आप मतलब अलग नहीं कर पाओगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज का क्लास उस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसमें पहला कैटेगराइजेशन ऐसा होता है कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
अब मैंने जैसे बोला है कि पहला कैटेगराइजेशन, जो मेन कैटेगराइजेशन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, वो है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद में बैंक्स भी दो तरीके से डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। फिर इधर मतलब ये पूरा जो ढांचा है ना, जब आपके इसका थ्योरी कंसेप्चुअली क्लियरिटी आ जाएंगी धीरे धीरे करके आखिरी तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलरली याद करने के हिसाब से, जब आप ये फ्रंट पेज खोलोगे ना, तो जैसे जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो, ओके, तो एक पैराग्राफ पढ़ लेते हो आप, या फिर एक पेज पढ़ लेते हो, तो आपने दो तीन बार पढ़ लिया ना वो, तो आपको पता होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर एक पर्टिकुलर लाइन उस पूरा पैसेज, पूरा जो पेज है उसको डिस्क्राइब करने की अहमियत रखती है। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी या फिर चीजें पढ़ी होगी, तो आपको पता है, आप पूरा पढ़ोगे कि भाई कैकेयी ने कैसे किया था और राम जी कैसे 14 साल के वनवास गए थे। तो आप ये जो डिस्क्राइब किया गया है ये 50-60 पेजेस में, और उसके बाद में आप जब बताना चाहोगे उस पूरे पेज का इंपॉर्टेंस, या फिर क्लब करने जाओगे कि भाई मुझे क्या पता चला इस स्टोरी में से 50-60 पेजेस में से, तो आप 2 या 3 लाइन ही लिखेंगे कि भाई दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को, और कैकेयी ने उसका यूज करते हुए राम जी को 14 साल के वनवास में भेजा। अब ये जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो ये बहुत एक अच्छे खासे 50-60 पेजेस 100 पेजेस में डिस्क्राइब किया है, पर मैं बताते हुए आपको 2 या 3 लाइन में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पहले देखते हैं। जब आपका हर चीज का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे ना कि शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, तो आपको ये 14 पेज का डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलरली 14-15 पेज का डॉक्यूमेंट है। पर जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे ये डॉक्यूमेंट, तो आपने ये पेज खोलना है, और जैसे आपको पता चल जाएगा कि बैंक्स मतलब पर्टिकुलरली क्या होता है, बैंक्स मतलब पर्टिकुलरली क्या होता है, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे ही ऐसे कि पर्टिकुलरली कुछ चीजें, ये एक, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये इस केस में इंपॉर्टेंट है। या फिर कमर्शियल बैंक्स के केस में दो तीन कीवर्ड्स आपको पता चल जाएंगे कि उससे वो कमर्शियल बैंक डिस्क्राइब हो जाता है। मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब 2-3 बार पढ़ लोगे, तो आपको ये 15 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये फ्रंट पेज खोलना है, और आपने जो 2-3 बार पढ़ने के बाद में एक शॉर्ट में जो डिस्क्राइब करते हुए इन चीजों को डिस्क्राइब किया है, तो आपको बस यही पेज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी के क्लास में पूरा ध्यान दो, जो आपका 3-4 घंटे की मेहनत है ना वो मैं कम करके दे दूंगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्क्रिप्शन कैसा है। ये एक ब्रॉड वे में है, ये आप फ्रंट ही पेज सामने रखो ज्यादा। मुझे पता है मैंने कल लेट नोट्स दिए, तो बहुतों के पास जेरोक्स नहीं होंगी, कोई इशू नहीं, मोबाइल में खोल के बैठो, पर सिर्फ रखो सामने, क्योंकि आगे आगे जब चीजें जाएंगी ना, तब बहुत हैंडी नहीं हो जाएगा आपके लिए ये चीजें देख पाना। ठीक है, तो ये ब्रॉडली ऐसा है। एक ब्रॉडली बता देता हूँ आपको कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दो चीजों में डिवाइडेड है। एक पेज और पेन लेके बैठो आज, क्योंकि जब मैं स्टोरी बताऊंगा कोई या फिर चीजें बताऊंगा ना, तो ऐसा कीवर्ड लिख देना कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और आपको स्टोरी वाइज मैनर में या फिर कोई अब मैं बोलते हुए मेरा भी, मेरे जबान पे कंट्रोल नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं सोच के आया था या मैं बोलने क्या वाला हूँ। तो फिर जब आप आपकी नोट्स बना रहे हो और आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, तो उतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला कैटेगराइजेशन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कि दो है, एक बैंक्स है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये मेन चीज है जिसमें डिवाइड किया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ढांचे को। उसके बाद में बैंक्स को दो चीजों में डिवाइड किया है, एक कमर्शियल और एक कोऑपरेटिव। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट होगा, कोऑपरेटिव मतलब सबको कोऑपरेट करके चलना है, मतलब एक सोसाइटी के फायदे के हिसाब से वो चीज चलती है। तो जब आप कमर्शियल बैंक देखोगे, तो कमर्शियल बैंक भी दो चीजों में डिवाइडेड है, एक शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे किसी को शेड्यूल्ड मतलब पता है क्या? शेड्यूल्ड मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, वो शेड्यूल, शेड्यूल का वर्ड सिर्फ शेड्यूल मतलब नहीं, वो आप जो बता रहे हैं ना वो अलग है। मैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं पूछ रहा हूँ, शेड्यूल्ड मतलब क्या होता है बस। नहीं नहीं नहीं, शेड्यूल, और कोई बताइए। नहीं नहीं, शेड्यूल्ड सिर्फ शेड्यूल्ड, आप एक गूगल सर्च करोगे ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, और कोई? देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब इंग्लिश वर्ड जो रहते हैं ना,
उनका अगर डीकंस्ट्रक्ट करके आपने मीनिंग जान लिया ना, तो याद रखने की इतनी झंझट नहीं रहेगी। जैसे मुझे पता है इस बंदे का नॉलेज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ाई किया है अच्छे से। तो इस ये जब मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये उस पर्टिकुलर फैक्ट या कंसेप्ट को जो इसने पढ़ा है उसे रिकॉल करना चाहता है कि सर अगर शेड्यूल पूछ रहे तो मैं बता दूं कि आरबीआई के सेकंड एक्ट में दिया है, और वहाँ पे शेड्यूल वो जो है वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं करके। पर पर्टिकुलरली इसे वो चीज़ याद रखनी पड़ी कि आरबीआई एक्ट सेकंड में है करके, वो ऐसा। पर मैं नहीं चाहता कि ज़्यादातर चीज़ें याद हो, कैसे न कैसे एक ब्रॉड मतलब बिना रट्टा मारे या फिर बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी लिए भी चीज़ें याद रह सकती है। इंग्लिश इतनी मतलब लोकल लैंग्वेज है, मतलब इतना क्या बोलते हैं, एक मीनिंग आपको पता चल गया ना तो आप याद रख सकते हो। शेड्यूल्ड मतलब होता है लिस्ट, शेड्यूल्ड का और कोई मीनिंग। शेड्यूल्ड मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। तो आरबीआई के एक्ट में एक लिस्ट दी हुई है, जो वो लिस्ट है, वो लिस्ट में जिस जिसका नाम होगा वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अब तुम्हारे को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में क्या फर्क है। एक बेसिक वे में शेड्यूल्ड मतलब जो भी लिस्ट में है वो शेड्यूल्ड है, और जो भी लिस्ट में नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड है। ओके। पर और भी थोड़ी चीज़ें हम वो धीरे धीरे देखेंगे। तो शेड्यूल्ड बैंक में कौन से आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। बाद में फिर नॉन शेड्यूल्ड में लोकल एरिया बैंक्स आती है। कोऑपरेटिव्स में अर्बन कोऑपरेटिव्स आते हैं जो अर्बन एरियाज में है। रूरल कोऑपरेटिव्स में रूरल एरिया में आते होंगे। फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मैं सच बता रहा हूँ, जो 2-3 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है ना, जब आप उनको कैटेगराइजेशन पूछेंगे ना कि इसका डिफरेंस क्या है, कि भाई ऑल मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी आपका होगा ना मेंटर, मतलब जो भी ऐसा लाइब्रेरी में जाते हो आप, आपको पता होगा कि ये बंदा 3-4 साल से पढ़ाई कर रहा हो, उसको पूछना कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में फर्क क्या है। अगर उसे आ गया तो वो काफी अच्छे से पढ़ रहा है, सिर्फ उसका टाइम आने का है। जब आएगा वो हो जाएगा उसका सिलेक्शन। तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चार इसमें डिवाइडेड है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो ऑल इंडिया लेवल पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसमें आती है। प्राइमरी डीलर्स होते हैं और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, समथिंग है, मुझे इस टर्म का याद नहीं आ रहा है अभी पर्टिकुलरली, धीरे नीचे आएगा तो देखेंगे। अब इस चीज में आप थोड़ा दिमाग ज्यादा मत डालिएगा, ये एक प्रॉपर वे में देने के लिए मैंने ये चीजें बताई है कि भाई शेड्यूल्ड के अंदर भी सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट वगैरह एक ब्रॉड वे में है। मुझे पता है क्यूरियोसिटी लग गई होंगी, क्योंकि ये की ऐसे टर्म्स में मतलब बहुत ऐसे शॉर्ट वे में दिए है, इसलिए तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि पर्टिकुलरली क्या है। पर इतना डेप्थ में मैंने नहीं देखा है कि मेमोरी बेस्ड जब मैंने पेपर देखे तो इतना डेप्थ में नहीं गया है पर्टिकुलरली चीज। तो देखते हैं। हाँ, और एक चीज, उस दिन यहाँ पे एक मतलब सर बैठे थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है या नहीं। तो वो बोल रहे थे कि नेशनलाइज नहीं है। मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर वो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1-2 साल से मे भी। और उनका एसबीआई का प्री वगैरह क्लियर हुआ था। पर मुझे एक मतलब जेन्युइनली लगा कि उस बंदे को नहीं पता है कि नेशनलाइज बैंक नहीं, मतलब आज एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है, उस बंदे को नहीं पता है करके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कंसेप्ट रहेगा ना तो वो रह जाएंगे। आपका प्रिपरेशन कितने साल का है वो मैटर नहीं करता है, वो कितने अच्छे से है वो मैटर करता है। तो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि मैं एक बार मतलब वापस वो चीज़ क्लियर करूंगा करके कि एसबीआई नेशनलाइज बैंक है या नहीं है। तो एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है। ओके। अब देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और क्या फर्क है मेनली बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उन्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बैंक्स जो मतलब प्रॉफिट इन द सेंस कि वो डिमांड डिपॉजिट पे काम नहीं करेंगे। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट किसी किसे पता है। मैंने पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये चीज़ बताई है, पर मैं सच बोल रहा हूँ, बी ट्रूथफुल विथ मी, कि डिमांड डिपॉजिट मतलब किसे पता है कि क्या है पर्टिकुलर, क्या होता है। जिसे पता है वो हाथ खड़ा करे। हाँ,
तू छोड़ के। बैंक डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? कोई भी बताओ, चलेगा कोई। हाथ खड़े करके बताओ, पता है किसी को? अच्छा, नहीं, हाँ भी चलेगा, नहीं बोला तो भी चलेगा, पता है मैम आपको? अच्छा ठीक है। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, जब मैं कोई टर्म बोलता हूँ ना, तो अगर नहीं आती हो तो हाथ खड़े करके पूछ लिया करो, छूट जाएगी। और मेरे को भी नहीं पता रहेगा कि आपकी छूट रही है करके। अभी मेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने डिमांड डिपॉजिट पूछा है आपको कि क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट सिर्फ इतना होता है, सपोजिटली आप बैंक में जाओगे, आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, आप स्लिप भर के दे सकते हो कि भाई मुझे इतना पैसे चाहिए करके, या फिर आप चेक साइन करके दे सकते हो किसी को कि भाई ये मेरा चेक है और ये तू बैंक में लेके जा, ये पर्टिकुलर मेरी बैंक है और तुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है, ये डिमांड करोगे मिल जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ थोड़ा सा उसको डेसिफर करो, मीनिंग निकालो। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिमांड करोगे तब मिल जाएगा, वो तुम्हारा ही डिपॉजिट है, जब डिमांड करोगे वो मिल जाएगा। और उस पर चेक्स इश्यू हो सकते हैं, ओके। और वैसा ही एक टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट ऐसा होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है थोड़ा बहुत, उसका मिनिमम पीरियड कम से कम 7 दिन का होता है। वो टाइम मतलब आप आरडी वगैरह करते होगे, बहुत लोग आरडी वगैरह डालते होगे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल देते होंगे कि भाई ये मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दिए, तो उस पर वो डिमांड डिपॉजिट नहीं, वो टाइम डिपॉजिट है, ओके। तो ये दो इसमें डिपॉजिट्स डिवाइडेड है। तो ये जो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, उसमें दो डिफरेंस है पर्टिकुलरली। आवाज आ रही? आ रही है? तो इसमें दो डिफरेंस है पर्टिकुलरली। एक, तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो डिमांड डिपॉजिट में काम नहीं करती, ओके। और दूसरा चीज कि वो चेक्स इश्यू नहीं करते, चेक वगैरह इश्यू नहीं कर सकते वो, क्योंकि चेक सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट पे इश्यू होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ये दो डिफरेंस है। तो आप यही पॉइंट वहां पे जो डायग्राम बनी है वहां पे लिख सकते हो कि ये डिमांड डिपॉजिट ही ले रहे हैं। अभी मत लिखो, मैं बता रहा हूँ कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के हिसाब से। वहां पे आप ऐसा एरो करके लिख सकते हो कि ये डिमांड डिपॉजिट है, सिर्फ इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, और फिर ये चेक इश्यू होते हैं, बस इतना। अब जो बैंक्स है वो भी दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया कि वो कमर्शियल और कोऑपरेटिव सेंस में चलते हैं। कमर्शियल मतलब वो प्रॉफिट सेंट्रिक रहते हैं, कुछ भी करके उनको प्रॉफिट कमाना रहता है, ओके। कोऑपरेटिव मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने देखी होंगी कि भाई बहुत ज्यादा अपन ने ये रास्ते पे ही बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो आपने देखे होंगे वो पर्टिकुलरली कुछ लोग गैदर हुए हैं, उन्होंने उनका फंड रखा है और उन्होंने गवर्नमेंट से पर आरबीआई से गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद वो अस्तित्व में आया है और वो उनकी चीजें चला रहे हैं। और उसमें कैसा होता है, कोऑपरेटिव में क्या पाता है, तो सपोजिटली मैंने अगर कोऑपरेटिव में अगर मैंने मेरे पैसे डाले तो मेरे को फायदा क्या होगा, आपको क्या लगता है? एक बेसिक थिंग है कि वो लोगों के फायदे के लिए है, मतलब तो फिर मेरा क्या फायदा होगा अगर मैंने कोऑपरेटिव में मेरे पैसे रखे तो एज कम्पेयर टू कमर्शियल? आपको क्या लगता है? सिर्फ थोड़ा सा वोकल रहो, कुछ भी बताओ, मुझे सब चलेगा, फालतू चीज भी चलेंगी क्लास में, सिर्फ बोलो कि क्या होता है पर्टिकुलरली। मैं कोऑपरेटिव में क्यों जाऊंगा पैसे रखने मेरे, मेरा क्या फायदा होगा बोलो। इंटरेस्ट, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, वो मतलब ये मैम ने आज पहली बार बोले हैं, तो बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं, सबके दिमाग में आंसर था पर बोले नहीं है। तो इंटरव्यू में इसका बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, जैसे आप यहाँ पे स्तब्ध बैठे हो ना, वहां पे भी वैसे सब स्तब्ध बैठ सकते हो जब एक आधा नया आदमी खड़ा होता है, मतलब क्वेश्चन पूछना चालोगे, इसलिए बोलो, ठीक है। तो मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, डिपॉजिट रेट वहां पे समझो यहाँ पे 6.5 चल रहा होगा तो वहां पे 7.5 है, तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं कोऑपरेटिव में जाऊंगा और मैं मेरे पैसे वहां रखना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स। अब हम थोड़ा कमर्शियल बैंक्स देखते हैं पहले। एक फ्लो रहेगा क्लास के अंदर, पहले कमर्शियल बैंक्स देखी जाएंगी, फिर शेड्यूल्ड देखी जाएंगी, फिर नॉन शेड्यूल्ड देखी जाएंगी, जैसा वो डायग्राम है बस वैसी ही चीजें चलेगी। तो कमर्शियल बैंक्स भी दोनों दो टाइप्स में कैटेगराइज की गई है, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है और एक नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
क्या होती है? शेड्यूल्ड बैंक इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल। अगर किसी को थोड़ा सा इश्यू जा रहा है तो इस शेड्यूल के साइड में लिस्ट लिख दो, याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। आपको पता है 1935 एक्ट से ही आरबीआई अस्तित्व में आया है, तो वैसे ही उसके अंदर ही दिया गया है कि एक सेकंड शेड्यूल है उसका, उसके अंदर ये शेड्यूल्ड बैंक्स जो दिए हैं उनके नाम लिखे गए हैं। अब कोई ना कोई कंडीशन तो होगी पर्टिकुलरली, जैसे आप यहाँ पे कोई ओपन कास्ट से होगा, एससी कास्ट से होगा, ओबीसी से होगा, तो आपको आपका पर्टिकुलर फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं कि भाई मेरे परदादा वगैरह ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए मुझे भी ये कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है वगैरह वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो कोई ना कोई टर्म्स होते हैं। तो वैसे ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उनके भी टर्म्स है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उसे एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला जाएगा करके। तो ये टर्म्स है उसके कि भाई उनका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख तक होना चाहिए कम से कम। मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब एक कैपिटल जो होना चाहिए बैंक रन करने के लिए खुद का। जैसे आप कोई एक पर्टिकुलरली बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ तो पैसे लगेंगे। आप बाहर से बाहर कमा रहे हैं वैसा चीजें नहीं चलती है, आपका खुद का एक पर्टिकुलरली। आपने अंबा देवी गए होंगे नवरात्र में, है ना? तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते पे बैठे हैं अपनी प्रॉपर दुकान लेके, ऐसा उन्होंने उनका सब सेटअप लगाया है और वो चलने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है वो जो दुकान वालों के सामने है ना बैठे हुए, उनकी मतलब एक पर्टिकुलरली उनके पीछे एक दुकान है। और यहाँ पे आपको पता है कि आप किसी जेरोक्स वाले की दुकान के सामने भी गाड़ी लगा दोगे तो गाड़ी लगाने नहीं देता है कि भाई मेरा धंधा बिक जाएगा करके तेरे वजह से। तो वो क्यों लगाने दे रहा है आपके हिसाब से? मनमानी थोड़ी ना चलती है रास्ते पे। बोलो बोलो, अरे कोई भी बोलो बोलो। हाँ, बस ये बंदे में और बाकियों में सिर्फ इतना फर्क है, ये दिमाग में आया बोल देता है और आप नहीं बोल रहे हो। और मुझे पता है कि मोस्टली यही थॉट सबने सोचा होगा, है ना? तो यही रीजन है कि उन्होंने पैसे दिए, 25,000 30,000 देते हैं वो पर्टिकुलर। टू बी फ्रैंक मैंने पूछा है, इस बार गया था मैं, तो मेरे को ऐसे ही शौक लगा कि भाई एकदम से कैसे दुकान के सामने लगाने दे रहे हैं ऐसे क्यूरियोसिटी से। तो बोले हम 20-25 हजार देते हैं, बोले फिर वो हमारे को एक पर्टिकुलर जगह देते हैं कि भाई तू यहाँ पे तेरा दुकान चला और यहाँ से मेरे दुकान का रास्ता रख देना जब गिराई आएगा। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर वो पर्टिकुलर चीज के लिए भी एक छोटे लेवल पे भी ये चीज चल रही है तो एक बैंक स्टेब्लिश करते टाइम में भी ये चीज चलेगी। उसका भी 5 लाख का कैपिटल लगेगा। पेड अप कैपिटल मतलब पेड करा हुआ कैपिटल कितना होना चाहिए, ऐसा एक ब्रॉड वे में याद। और ये जो है मतलब वर्किंग ऑफ द बैंक शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। मतलब कि समझो आपने डिपॉजिट करा है और आपने समझो आपको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप एट दी एंड आपके पैसे होंगे एक बिजनेस चलाने के पीछे। पर एक डिपो आप एक बैंक हो, आपको जो पैसे मिले हैं बाहर लोगों से तो वो प्रॉपर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सबने फिर हेरा फेरी पिक्चर देखा होगा, 21 दिन में पैसे डबल। तो वैसा कार्यक्रम बैंक नहीं कर सकती है पर्टिकुलरली। उनको एक पर्टिकुलरली प्रॉपर जहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, चीजें चल रही होगी, तो वहां पे ही जाना पड़ता है। धीरे धीरे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगा, एकदम आखिरी का टॉपिक है। पर ये कंसेप्ट याद रखो कि जो इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलरली जो डिपॉजिटर्स के पैसे है वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसी ही चीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिसमें डिपॉजिटर्स का फायदा हो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पता है आपको, एक ऐसी बैंक होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक कि जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकती और कोई चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब वो क्यों है वो हम आगे देखेंगे। अब जो है दे शुड आइदर बी अ कंपनी, एक कंपनी होनी चाहिए एक। ये इतना ये थोड़ा टेक्निकल है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा देख लीजिए कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होनी चाहिए, वो कॉरपोरेशन होना चाहिए, मतलब एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये चीजें होनी चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। अब जो शेड्यूल्ड बैंक है वो भी दो चीजों में डिवाइडेड है, एक कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी दो चीजों में डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे, अब शेड्यूल्ड बैंक है, आरबीआई का एक्ट है, सेकंड शेड्यूल में दी है चीजें। पर वो शेड्यूल्ड बैंक में भी सिर्फ कमर्शियल बैंक्स नहीं है,
कोऑपरेटिव बैंक वगैरह सब चीजें। एट दी एंड जब मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया था कि हम जब, देखो हमारे पहले क्लास का लॉजिक क्या था कि हम भाई बैंक्स देखें कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट में आई है, बैंक्स कैसे अस्तित्व में आई है। उसके बाद में हमने आरबीआई देखा था कि ये बैंक्स को एक क्या बोल सकते हैं रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है, फिर हमने आरबीआई जाना। आज हम जो आरबीआई होने के बाद में जो एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको मोस्टली आरबीआई करती है, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, वो चीज देखने वाले हैं। तो एक देखिए आप, एक स्ट्रक्चर बन रहा है और जो रिवाइज कर रहा है उन्हीं को समझ रहा है कि मैं क्या बोलता है, तो ये रिवाइज करते रहिए। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी ये टाइप्स है इनके। एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर है। उस दिन वो सर बोल रहे थे कि जो एसबीआई है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, बोले वो पर्टिकुलरली नेशनलाइज बैंक नहीं है बोले, है ना, ऐसा बोल रहे थे वो। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब इतना समझो, अ, मैंने एक प्लॉट लिया, ओके, मैंने और मेरे भाई ने मिल के लिया है। तो मैं कब बोलूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा, मतलब सिर्फ तो नहीं मैं बोल सकता क्योंकि हम दोनों ने पार्टनरशिप में लिया है, ओके, पर मैं ऐसा बोल सकता ना कि मेरा इसमें ज्यादा हिस्सा है। तो मैं ऐसा क्यों बोल सकता, यहाँ पे सबके घर पे ज्यादातर जमीन होगी, एक आध एकड़ नहीं होंगी तो इतना लोड मत लो, मेरे भी घर पे नहीं है। मैं तो अभी से लोड लेना चालू कर दें क्योंकि मेरे घर पे नहीं है करके। तो एक ब्रॉड वे में समझो आपने थोड़ी बहुत खरीदी करी होगी, तो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक प्लॉट होगा, बैंक मतलब कुछ ना कुछ होगा, एक एकड़ की लैंड होगी। तो अपन बोलते हैं ना कि भाई मोठ्याला मोठा हिस्सा भेटणार है, मतलब इसको भाई ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं अपन? हाँ, हाथ खड़े करके चलो, बोल रहे हो। हाँ, हाँ, जास्त पैसे दिले सर, बहुत सही बात, यही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, जिस पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी बैंक होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई वो बैंक में पूरा जो हिस्सेदारी है वो 100% इसी की है, गवर्नमेंट की करके। पर वो ऐसा होता है कि 50% के अबव, मतलब 51% के अबव गवर्नमेंट की होती है उसके अंदर हिस्सेदारी बराबर। तो ऐसे ही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब मेजोरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मेजोरिटी मतलब 51% अबव। आरबीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है। पर आपको पता है एसबीआई में गवर्नमेंट का कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा मेजोरिटी स्टेक है? अब वो ढूंढो कि कितना बड़ा है। मतलब एसबीआई भी है ना, एट दी एंड नेशनलाइज बैंक है, मैंने बताया आपको, तो उसमें देखो कि कितना बड़ा शेयर है गवर्नमेंट का। ऐसी चीजें चलेगी। बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या होगा, उसके उलट, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 51% से ज्यादा मेजोरिटी गवर्नमेंट की होती है, एक शेयर होता है उनका। तो वैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इसमें जो मेजोरिटी शेयर कैपिटल होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। उसमें आईसीआईसीआई आती है, एक्सिस बैंक आती है, एचडीएफसी आती है, ओके। और ये मैंने शायद से पहले लेक्चर में, पहला जो अपना नोट्स है ना वहाँ पे मैंने बताया है कि प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं, वो कब आए हैं, 1990s के बाद में आए हैं, ये मैंने बताया था। तो वही है, जितने ज्यादा इंटरलिंकेजेस लगाओगे ना, आपको पता है यूपीएससी में मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है पता है आपको? अब ऐसा मत समझना कि सर यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हरदम वही टॉपिक लाते हैं, मेरे पास रिलेट करने के लिए वो चीज़ है, बताने के लिए, तो मैं उस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो यूपीएससी में मेंस का पेपर होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। तो उसके अंदर ऐसा होता है जीएस 1 2 3 4 ऐसे पेपर होते हैं। तो हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, और कोई 15 मार्क का होता है, कोई 20 मार्क का होता है। अब एक, टू बी फ्रैंक, ये लॉजिकल चीज है कि ये यूपीएससी वाले एकदम 20 क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं, इनके पास 3 घंटे है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट या 8 मिनट है। तो ये पेपर लिखते टाइम में ऐसा रिकॉल नहीं कर सकते कि भाई मैंने 92 नंबर के पेज पे ये पॉइंट देखा था और ये मैं लिख लूँ। ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ देखते हैं कितने सारी चीजों की इंटरलिंकेजेस लग रही है। जैसे मैंने आपको पंचवटी बोला, तो आप क्या सोचेंगे सबसे पहले कि भाई मेरा क्लास है वहाँ पे। मेरा जब यहाँ पे क्लास नहीं था, मेरे लिए पंचवटी था कि भाई मेरे पास पेट्रोल पंप है वहाँ पे, जहाँ पे 1 2 रुपए की चोरी होती है करके, 1 2 रुपए का पेट्रोल कम देता है करके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज जब आपके दिमाग में आती है ना, तो आपका दिमाग का पैटर्न ऐसे वर्क करता है कि आप उसके साथ जोड़ते हो कि मैं क्या क्या इंटरलिंकेजेस लगा सकता हूँ। अब वो कोई भी हो सकते हैं।
जैसे आपका दोस्त होगा, तो आपको पता है कि इसकी इसके बाद में बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो ये पकाएगा। तो वही है कि इंटरलिंकेजेस लगाओ, आपको चीजें और अच्छे से समझेंगी, थ्रेड्स बनेंगी। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कुछ लोग फालतू की बातें करते हैं, या फिर इन द सेंस कि वो कोई भी टॉपिक ऐसा 2 साल पहले का उठा के लाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इंटरलिंकेजेस लगाओगे ना, उतना ज़्यादा टॉपिक इजी होगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और चीज़ें अच्छे से समझना चालू हो जाएगी। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, तो वो मेजॉरिटी स्टेक्स उसमें किसके हैं? प्राइवेट के। ओके। फॉरेन बैंक्स है, तो फॉरेन बैंक्स मतलब कौन? वो हेडक्वार्टर उनका फॉरेन एरिया में होगा, और इधर आके वो इस्टेब्लिश हुए होंगे, उनकी एक सब्सिडरी यहाँ पे आई है। ओके। तो वो HSBC है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये सब चीज़ें। ओके। बाद में फिर एक रीजनल रूरल बैंक है। अब मेरे को बताओ आप, जो वो नाम है रीजनल रूरल बैंक, उससे क्या बता सकते हो? हाथ खड़े करके बताओ फिर। हाँ, बराबर। और रीजनल का मीनिंग क्या आएगा? हाथ खड़े करके बताओ। रीजनल है ना वो। रूरल बैंक तो आपको समझ गया कि क्या है। अब रीजनल मतलब क्या होगा? नहीं, तू दया कर दिया कर बाकी को या फिर तो हाथ खड़े कर लिया कर, वो पूछा करूंगा। देखो मैं आपको बता, रीजनल सोचो तो सही, रीजनल मतलब क्या होगा? अभी आपने शायद से एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, उसमें जोन्स डिवाइडेड थे, है ना? तो वैसे रीजनल, रीजन्स डिवाइडेड है, तो रीजनल रूरल रूरल बैंक है। ओके। तो अब ये कब आया है? जैसे मैंने आपको बताया था, 1969 में 14 बैंक्स था, उनका नेशनलाइजेशन हुआ है। ओके। तो अब 1980s में क्या हुआ था? और नेशनलाइजेशन हुआ था 6 बैंक्स का। दोनों टाइम पे कौन था पीएम अपना? मैंने बताया था आपको, इंदिरा गांधी जी थे। तो ये टाइम पे भी इंदिरा गांधी जी थे, और उन्होंने इतना सही किया था, पता है आपको? नाइन वो प्रॉपर थे, मतलब आपको पता है, एक फॉरेन डेलीगेट है यूएसए का, 1975 के टाइम पे उसने क्या बोला था, और ये उसके बुक में लिखा है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व नहीं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, एट दी एंड काम मोर और लेस सेम चलता है चीज़ों में। पर मेरा ये बोलना है कि वो जो फॉरेन डेलीगेट था ना, उसने उसके बुक में लिखा है, एक पॉइंट पे जब वो अपना वॉर वगैरह चल रही थी ना बांग्लादेश की, तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया है, उसने उसके बुक में लिखा है कि भाई मुझे इंदिरा गांधी के रात को सपने आते थे बोले, और मैं डर के उठता था करके। मेरे को अब वो फॉरेन डेलीगेट का नाम याद नहीं आ रहा। और उस वुमेन का इतना ज्यादा मतलब प्रभाव था। जैसे आज हम देखते हैं कि मोदी जी का एकदम वर्चस्व है, फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह सब चीजें चलती है, और हम बोलते हैं कि भाई फॉरेन रिलेशन काफी हद तक अच्छे हो गए, जो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि एस जयशंकर वगैरह सब चीजें। पर वो टाइम पे जब हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर पावर नहीं थे, हम एक सेंट्रल स्टेज पे नहीं थे, तब भी वो टाइम पे यूएसए का एक फॉरेन डेलीगेट बोल रहा है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ ना, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो टर्म याद, वो चीज याद रहे। तो रीजनल रूरल बैंक, तो आपको लगा होगा इसका कोई एक्ट आया होगा, उसके बाद में ये बैंक बनेंगी ना। तो ऐसा नहीं हुआ था, पहले बैंक अस्तित्व में आई थी, और उसके बाद में एक्ट पास हुआ था। तो अब अगर आपने ये स्टोरी अच्छे से याद रखोगे, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस्टेब्लिश 1975 में हुई थी। 1975 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब बैंक्स आई है। और आरबीआई एक्ट 19 आरआरबी एक्ट 1976 में हुआ है। मतलब सोचिए कितना खतरनाक कार्यक्रम चल रहा था उस टाइम पे, कि भाई एक्ट के पहले ही काम अच्छा है, क्योंकि रूरल एरिया में सब चीजें चलनी चाहिए थी। उनका जो भी था ना, वो बहुत सही था। जैसे उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया, बाद में रीजनल रूरल बैंक्स लाई, बहुत सारी जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको उन्होंने दबा के रखा था, दबा के इन द सेंस कि वो मनमानी नहीं चलने देना चाहते थे, वो कहाँ ना कहाँ एक इंडिया फोकस वे में चीजें, लोगों के हिसाब से काम चलना चाहिए, उस हिसाब से चीजें चल रही। तो देखिए, अब मैंने आपको ईयर बता दिया, ये चीजें याद हो गई होगी। अब रूरल एरिया में आया है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर
एंड अदर रूरल सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली काम करेगा। बाद में द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू द एरिया इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ही बताएगा कि तू कौन से एरिया में काम करने वाला है पर्टिकुलरली। अभी आरआरबी वगैरह के जगह निकलते हैं ये सब चीजें, तो ऐसा रिलेट करो, जितना ज्यादा रिलेट करोगे ना। मैं आधी चीजें जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो मैं याद करके नहीं आया हूँ, मैं इंटरलिंकेजेस लगा रहा हूँ, जितने लग रहे हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक कंसोलिडेट वे में फिर आपको जा रहा है। अब एक सादी चीज है कि भाई आरआरबी जो है वो तीन लोगों, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है उस पर कि भाई एक गवर्नमेंट ही पूरा के पूरा उसका चीजें चला रही है करके, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ मतलब आर आरआरबी इज होनली ओन्ड, कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं। द इश्यू कैपिटल ऑफ आरआरबी इज शेयर्ड बाय द ओनर इन द प्रोपोर्शन 50%, 15% एंड 35%। और कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% है, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वो जो स्टेट में आ रहा है उसका 15% है, और एक स्पॉन्सर बैंक होती है उसका भी 35% आरबीआई आरआरबी के अंदर होता है। रीजनल रूरल बैंक इन तीनों के ओनरशिप से बनी होती है। ओके। और जो सबसे पहली रीजनल रूरल बैंक है उसका नाम प्रथम है। अब इतना तो याद रह ही जाएगा। और वो कहाँ पे थी, मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश। मैं आप मतलब ये पूछने नहीं वाले डायरेक्ट कि भाई उत्तर प्रदेश में थी, या शायद मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा, पर तब भी इतना तो पता है ना, कांग्रेस का जो गढ़ था वो टाइम पे वो रायबरेली को बोला जाता था कि भाई वो वहां से खड़े होते थे, रायबरेली से जो कांग्रेस वगैरह के लोग थे ना वो वहां से खड़े होते थे। तो इतना याद रखना कि वो यूपी के अंदर होगा करके, या फिर ऐसा रिलेट करना कि आज की यूपी की सिचुएशन कैसी है, मतलब अभी योगी जी वगैरह 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 सब चीजें। और पहले याद कर लेना कि पहले कांग्रेस का भी एक टाइम था, टाइम पासेस आदमी चेंज हो जाता। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, जैसे मैंने आपको शेड्यूल्ड बैंक बताया वो लिस्ट में है, ये लिस्ट में नहीं होंगे। इनका पेडअप कैपिटल 5 लाख से कम होगा। और फिर बाद में और जैसे अब वो लिस्ट में नहीं है तो वो सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशो, वो भी जो कैश रिजर्व रेशियो मैंने पहले लेक्चर में लिया था और मैंने बोला था कि वो आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, ये याद है क्या? नोट्स को रिवाइज करते जाओ। जब ये चीजें खत्म होंगी ना 10-12 लेक्चर के बाद में, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक पर्सन को ये क्लासेस का थोड़ा सा एक अच्छा खासा शेयर देना चाहता हूँ। ये मैम ने मेरे को बोला था कि क्लास के अंदर पहले इकोनॉमी होना चाहिए, बोले सर, क्योंकि हमारे कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब 10-12 लेक्चर होंगे ना तब आपका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। मैं पर्टिकुलरली आपका जीके लेने वाला था, करंट अफेयर वगैरह, पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी देख के मैंने बैंकिंग अवेयरनेस लिया है आपका। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप भी सपोर्ट करो उस लेक्चर को, मतलब 10-12 लेक्चर होंगे मेरे हिसाब से, और जिसमें आपका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद है ना आप जीके पे जा सकते हो और करंट अफेयर अच्छे से कर सकते हो। आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हो, या फिर मैं भी प्रिपेयर मतलब बताऊंगा आपको प्रॉपर वे में, तो वहां पे भी चीजें हो जाएगी। तो क्लास जो पहले हो गई है ना हफ्ते में, उसको रिवाइज करके आज के दिन तक भी आ जाया करो। ठीक है। इनको सीआरआर ने मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि आरबीआई के एक्ट के अंदर ही नहीं है, और एट द एंड आरबीआई के एक्ट में ही लिखा है कि सीआरआर मेंटेन रखना पड़ेगा आरबीआई के अंदर। बस ऐसा। क्योंकि जब आप फैक्ट पढ़ोगे ना, फैक्ट पढ़ना मतलब ऐसी चीज होती है कि कोई चीज को ऐसा खाना, और कंसेप्चुअली लेना मतलब डायरेक्ट आप खा रहे हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा ये आरबीआई एक्ट के अंदर है इसलिए आरबीआई के पास में इसको सीआरआर रखना पड़ रहा है। नहीं तो आप ऐसा रखना चालू कर दोगे कि भाई नॉन शेड्यूल्ड बैंक सीआरआर नहीं रखती, तो एक पॉइंट के बाद में वो सीआरआर का कब एसएलआर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेगा। अब कोऑपरेटिव बैंक्स है कोऑपरेटिव बैंक्स है ओके। तो ये कोऑपरेटिव है, सोसाइटीज है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में आ रही है ओके। और आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि ये पर्टिकुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो वाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये अर्बन एरियाज में आ रही है या रूरल एरियाज में आ रही है, मतलब सिर्फ आरबीआई या गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, ये किसी स्टेट के बाउंड्री के अंदर आ रही है, तो उसका भी उतना ही हस्तक्षेप होगा इस चीज के पीछे। ठीक है। आपको पता है जीएसटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखो मैं ऐसे इंटरलिंकेजेस लगा रहा हूँ, आप भी लगाओ। तो जीएसटी के अंदर आपको पता है दो चीजों को एक्सेप्शन है, एक अल्कोहल और लैंड, है ना।
तो मैं वही बोल रहा हूँ, लैंड का उतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक स्टेट की पावर है। 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेग्रीगेशन बताया है कि भाई कौन सा टॉपिक कौन सा पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के लोग संभालेंगे करके। तो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है उसके अंदर। ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक स्टोरी वाइज मैनर में लिया करो, ये लिखना मत, कंफ्यूज हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एक ब्रॉड वे में बताता हूँ आपको सिर्फ। तो 7th शेड्यूल के अंदर ऐसे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट डिवाइडेड है। तो उसके अंदर लैंड को जो है ना, वो स्टेट के अंदर डाला है, स्टेट ही उस चीज का सब चीजें देखेंगे। जैसे आप कोई प्लॉट लोगे, जमीन लोगे, तो जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसका उसमें हस्तक्षेप रहेगा, सेंटर नहीं आएगा देखने के लिए उस चीज को, स्टेट के पास उतनी पावर है। तो वैसे ही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश हो रही है, तो उस स्टेट का जो एक्ट है उस चीज के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स करके एक एक्ट लाया गया है, तो उसके हिसाब से वो इस्टेब्लिश होती है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के इसमें तो आती है, पर वो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अंदर भी वो बनाई गई है। वैसा जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स वगैरह जो है, एसबीआई वगैरह, उस केस में वैसा नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक के केस में वैसा है, क्योंकि वो सोसाइटी है, वहाँ के लोग, वो स्टेट के लोगों ने उस चीज को फॉर्म किया है। अब वो लोग है, तो वो लोग का जो ध्यान रखने की जिम्मेदारी वो स्टेट की है, उनका लॉसेस नहीं हो उसकी जिम्मेदारी वो स्टेट की है। तो इसलिए वो स्टेट एक्ट भी लाया गया है कोऑपरेटिव स्टेब्लिश करने के पीछे। अब देखिए, cooperative banks are organized under the provisions of the cooperative society laws of the state मैंने आपको बताया स्टेट के अंदर है। अब वो चीपर रेट में फार्मर्स को देते हैं लोन वगैरह, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो भला करने के लिए आए हैं पर्टिकुलरली लोगों का, तो फिर उस हिसाब से ये चीजें चलेंगी। अब इट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर। उन लोगों के आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे घपले हो रहे हैं कोऑपरेटिव्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि लोगों का, जो लोग है वो जमा कर, मतलब जो लोगों का फंड है वो आ रहा है, तो वो अपने ही अपने क्या, आपको क्या लगता है कि क्या घपला हो रहा होगा? लोग इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, तो क्या हो रहा होगा? एक फंड के साथ क्या गलत चीज हो सकती है? मैं बोलता हूँ ना, जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ ना, तो एकदम क्रूड वे में लेके जाते जाओ। जैसे मैं आपको समझाते टाइम में ये चीज ऐसे पढ़ाऊंगा कि घपला क्या हो रहा होगा। अगर मैं आपको कोऑपरेटिव्स का घपला बताऊँ तो ऐसा हो रहा है, समझो आपके इधर मंदिर है, वहां पे दान पेटी में पैसे आ रहे हैं, और वहां का कोई मजदूर है, आपको पता है उसके पास एक छोटी सी चाबी उसने बना लिया है, और वो पैसे निकाल ले रहा है, किसको पता नहीं चल रहा है। ओके, या फिर और 2-3 लोग मिलके वहां का पैसे निकाल ले रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। तो वैसा ही कोऑपरेटिव के केस में होता है, जो वहां के लोग है वो उसमें का पैसा निकाल लेते हैं कैसे ना कैसे करके। मतलब ऐसा हो जाता है, अब वो ऐसा तो नहीं निकाल सकते कि एकदम ताला खोल के पैसे निकाल रहे हैं, वैसा कार्यक्रम तो नहीं चल रहा होगा। और वो कैसा चल रहा है कि भाई समझो मैंने लिया है 5 लाख का लोन कोऑपरेटिव से, वही कोऑपरेटिव से, और अब उसका टाइम आ गया है कि मेरे को पैसे वापस देना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक नया लोन लूंगा उनसे 5 लाख का, और वही लोन के पैसे इधर और चिपका दूंगा। मतलब फिर एक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन करके बोल सकते हैं अपन। तो एट दी एंड उसके कोई पैसे या फिर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा, वो बैंक से ही पैसे ले रहा, उसका पहला वाला जो लोन लिया है उससे देने के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे वे में एक, क्या बोल सकते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कोऑपरेटिव के अंदर चलती है। ओके, तो ऐसा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपको पता ही है कि ये भला करने आए, नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पे वो चलती है। जैसे बहुत सारी एनजीओ वगैरह जो प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वही है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस के इस पे चलती है। अब सबसे पहली कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में आई थी। अब अब आप याद कैसे रखोगे कि वो गुजरात में आई थी करके? हर एक आदमी के एक स्टेरियोटाइप बने होते हैं। हम एक आधे पर्सन को देखने से पहले हम ये देख लेते कि इसने ये पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर ये इस वे में मेरे पास आया है, तो मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा उसके बारे में कि भैया हंस के देख रहा, मतलब थोड़ा फ्रेंडली होगा, मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ वगैरह। तो वैसा ही है कि मैं जब गुजरात का मेरे दिमाग में आएगा, तो मेरे दिमाग में आएंगे कि भाई बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, उनके पास उतना फंड है कि वो एक कोऑपरेटिव स्टेब्लिश कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि फंड है उनके पास में।
तो अन्योन्या, मैं शायद से मिस प्रोनाउंस कर रहा इसको, शायद से अन्योन्या ही होगा, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड करके एक बैंक है जो गुजरात में आया था, जो सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक था। ओके, ऐसे याद रखो। मैं क्लास में रटने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे से भी रटा नहीं जाता है, तो जितना ज्यादा छोटे वे में चीजें चलेंगी उतना सही रहेगा। अब कोऑपरेटिव जो है ना, वो भी चार पांच तरीके के होते हैं। वो होते हैं प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बाद में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो जब आप ये टर्म पढ़ते हो ना, तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि ये कोऑपरेटिव बैंक है करके। क्योंकि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्यों बोला गया है पता है? क्योंकि ये अर्बन एरियाज में आया है। अर्बन एरियाज में कोई आ रहा है मतलब उसको प्राइमरी बोला जाता है। एक बेसिक चीज, जब ये चीज अस्तित्व में आई थी तो ऐसा तय किया गया था, प्राइमरी मतलब अर्बन एरियाज में आने वाला। बाद में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती है। डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब मैंने आपको बताया था रीजनल वे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, तो एक ब्रॉड वे में। और ये एक फैक्चुअल डाटा है जो चेंज हो सकता है। तो जब भी आप आपका एग्जाम दोगे अगले साल, तो ये थोड़ा चेक कर लेना। अभी एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 22 है, रीजनल रूरल बैंक 43 और फॉरेन बैंक 46 है। अब मेरा तो इतना भी मन है कि मैं आपको ये भी डाटा ना रटने दूं। तो अभी के लिए ऐसा रट लेना कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 12 फिर 22 फिर 43 और फिर 46, ऐसे में ठीक है। अब हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं। मैंने इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में काफी हद तक डिफरेंस है। तो अब वो देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, पर्टिकुलर चीजें आएंगी। अब पहला जो है, एक बार वापस हम देखा जाए कि वो ढांचा कैसा था स्टार्टिंग का, कि भाई आपको कितनी चीजें याद आ रही है, देखते हैं। हाँ, तो मैंने आपको अभी यहाँ तक पढ़ा दिया है, यहाँ तक अपना हो गया है, और ये वाला पार्ट अपना बचा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, आपके पास अभी मैंने ब्रॉडली बताते हुए आपको एक दो कीवर्ड दे दिए थे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होती है, प्रॉफिट इंटरेस्ट पे चलती है। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो लोग हैं उसके सोसाइटीज के इंटरेस्ट पे चलती है। तो वैसे ही है, आप ये फिगर में वो चीजें डाल दीजिएगा कि अभी है ना, मैं एक चीज बताता हूँ। क्या होता था हमारा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन करके मेरा ऑप्शनल था यूपीएससी में। तो क्या होता था, उसका क्लास होता था एक अच्छी जगह पे। जब मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अच्छी जगह पे, तो समझ लीजिएगा क्योंकि मैं कैमरे के सामने ज्यादा चीजें नहीं खोल सकता, पर्सनली बताऊंगा कि कितना अच्छा था। तो बहुत गंदा क्लास था, मतलब वो सर आते थे, ऐसा कुर्सी पे बैठते थे मस्त मांडी मार के ऐसा टेबल होता था उनके सामने। और मैं सच में, मैं ना, मैं मेरे दोस्त को पूछता हूँ कि भाई मेरा क्लास कैसे जा रहा है, तो वो मेरे को बोलता है भाई तो टीचर लगता ही नहीं है, बोले ऐसा लगता है बोले कोई क्लास मॉनिटर है, सामने आके चीजें बता रहा है। तो वो मेरे साथ किस्सा है, ऐसा हुआ था कि वो सर ऐसे मांडी मार के बैठते थे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो वो एक बार मैकेवेली पढ़ा रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स है बहुत सारे, मैकेवेली है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ग्रामसी, हना अरेंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो इतना गंदा कर देते थे वो सब्जेक्ट को कि वो आके ऐसे बैठते थे और बोलते बोलते, अब वो एक बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी, उसका नॉलेज इतना है कि वो खुद की बुक पब्लिश कर सकता है और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लेगा वो। पर वो बंदे को पढ़ाते नहीं आता है, ऐसा मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पर है। तो वो बंदा क्या करता था पता है, ऐसा आता था, बैठता था, बताता था। एक एक एकेडमिकली स्ट्रांग बंदा और एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने वाले बंदे में फर्क होता है। वो बंदा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो वो हर चीज बताएगा कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। और बीच में ही वो सर आंख बंद कर लेते थे कि भाई मैं और कुछ सोच के भाई लाऊंगा और फिर बताऊंगा। जब वो आंख बंद कर लेते थे ना, मेरा हो जाता था कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं समझने वाला इसके बाद, क्योंकि वो उतना ज्यादा नॉलेज था उस बंदे का, मतलब उसके जैसा नॉलेज मैंने नहीं देखा। फिर मैंने एक दूसरी मैम है, दिल्ली के मैम थे, शुभ्रा रंजन करके,
यहाँ पे किसी को नहीं शायद बताऊंगा, तो उनके पास पढ़ा। उनका नॉलेज बेस उतना नहीं था, पर उनको पता था कि डिलीवर कैसे करना चाहिए, हर एक के दिमाग में कैसे वो चीज़ जानी चाहिए। मैं जब ये कहानियां बताता हूँ ना, इसके पीछे मकसद होता है, तो ये पहली कहानियां सुन लिया करो। तो तो पीछे की स्टोरी ऐसी है कि ब्रॉडली ऐसा चीज है कि मैंने अभी ये चीज बता दिया है आपको। हम यहाँ तक पहुंच चुके थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये चीजें कैटेगराइज की गई। पर बैंक्स में मैंने आपको जैसे बताया कि पर्टिकुलरली जो बैंक का सेटअप होता है वो ऐसा है कि बैंक्स है, उसके अंदर कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक, ये कैटेगराइजेशन। बाद में शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इसमें कैटेगराइजेशन किया है। और बाद में कोऑपरेटिव के अंदर डिवीजन है। तो जैसे हमने अभी काफ़ी चीज़ें सीख ली है, अभी आपका लगभग हाफ जो क्लास है पर्टिकुलरली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ, वो कंप्लीट हो चुका है। हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि पर्टिकुलरली आगे की चीज़ें कैसे चलाई गई है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पता है, पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है वो नहीं पता है। जैसे मेरा बोलना है कि एक कैटेगराइजेशन वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में अगर पढ़ाई की जाए तो वो ध्यान में रहती है। तो जैसे मैंने आपको ये फिगर दी है, एक डायग्राम दी है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डिवाइडेड है, तो वैसे ही हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मेनली चार चीज़ें आती हैं। जैसे कमर्शियल, जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो हम अब देखेंगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बाद में फिर चीज़ें आगे चलती जाएंगी फ्लो के हिसाब से। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो मेजर, जिसमें नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो आ, ये पर्टिकुलरली जो चीज़ें हैं वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अगर एक बार छूट गई तो फिर वापस करने के लिए पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप देखना पड़ेगा, कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हम अभी देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर हम सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड आया था एग्जिस्टेंस में 1981 के एक्ट के वजह से, और 1982 में उसका सेटअप हुआ। तो जो 1982 का उसका सेटअप हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया है कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है। जैसे 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, और 1980 में भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ है। आरआरबी के इसमें भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। वैसे ही उनका नाबार्ड के एग्जिस्टेंस में भी काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे कि 1982 में आया है एग्जिस्टेंस में, तो इसमें भी इंदिरा गांधी जी का रोल रहा था। तो आपको इसके नाम से पर्टिकुलरली चीज़ें समझ सकती है। आपके आईबीपीएस पीओ के पेपर में या फिर आईबीपीएस के पेपर्स में, मेंस में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये दो चीज़ों पर फोकस्ड है, एक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसका अगर सिंपल मीनिंग भी डिराइव कर लिया, तो आप मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो एक लॉजिकल वे में समझ सकते हो। तो जैसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, तो अभी आपको पता चल गया कि ये दो चीज़ों पे काम करेगा मेजर। और ये जो है, ये अभी आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताई गई है कि प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, तो ये पर्टिकुलरली इसका ऑब्जेक्टिव है। जब आपको नाम पता है और आपने नाम पे से मीनिंग उसका डिराइव कर लिया है, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसके ये नाम पे से ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता चल जाते हैं कि पर्टिकुलरली भाई इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके ओके।
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूरल एरिया में कर रही होगी उस पर वो फोकस करेगा, वो उसका मेजर काम होगा। और ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है आरबीआई के साथ। कैसे? तो ये सुपरवाइजरी रोल करता है जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके लिए। तो हम देखते हैं कि ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक वगैरह के लिए काम करता है, पर ये एज अ रेगुलेटर काम नहीं करता है, एक सुपरवाइजरी काम करता है। अब एक कैटेगरी मतलब आपको एक अच्छे से बताने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एमबीए करने वाले लोग हैं, जिनका एमबीए हो जाता है और जो जॉब्स करते हैं, वो पर्टिकुलरली एज अ मैनेजमेंट में जाते हैं। ओके, पर वो रेगुलेट नहीं करते। रेगुलेट करने का काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका होता है, पर जो मैनेजर्स होते हैं, ओके, या फिर मैनेजर्स रहने के बाद जो एचआर वगैरह चूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक सुपरवाइजरी रोल रहता है उनका। वो देखते हैं कि लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। तो वो एक सुपरवाइजरी रोल है। तो वैसे ही नाबार्ड, जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके केस में एज अ सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। आरबीआई का जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो आरबीआई करती है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि कि अब नेक्स्ट लाइन दी है कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है करके। अब किसे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को किस हिसाब से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? असिस्टेंस मतलब मदद प्रोवाइड करेगा। असिस्टेंट ये नाम सुना होगा शायद आपने। तो जैसे गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो किस चीज के लिए गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? वो गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाई है, पॉलिसीज लाई है, स्ट्रेटेजीज लाई है, वो रूरल एरिया तक कैसे पहुंचाई जा रही है, या फिर पहुंचाने के लिए कुछ फंड अगर पहुंचाना है, कोई पॉलिसीज पहुंचाना है, तो उसमें गवर्नमेंट की हेल्प ये करेगा। आरबीआई का कैसा असिस्टेंस, और आरबीआई को कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? एज अ सुपरवाइजरी रोल आरआरबी और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के केस में। और वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इन मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, उनको भी ये सपोर्ट करता है। तो आप सोच सकते हो कि यार कौन के ऑर्गेनाइजेशन से जिन्हें ये सपोर्ट करता होगा। आपने शायद ये सुना होगा कि एक फार्मर है जिसका मतलब वो करोड़ों में कमा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे क्या करोड़ों में कमा रहा है? क्योंकि वो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला है? फार्मर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट। अब फार्मर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे फार्मर्स एक साथ आए, उन्होंने एज अ ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो एक प्री प्लान वे में काम करते हैं। एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसीजन लेता है कि कैसे चीजें चलनी चाहिए, किसका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, इकोनॉमी में किस चीज को वैल्यू है, वो उस चीज पे थॉट आउट करके फिर प्रोडक्शन लेते हैं। और एक सिस्टम बनी है उनकी, वो उन हिसाब से वर्क करते हैं। और वो जो भी उनके सोसाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उनके लिए वो हेल्प करते हैं, उनकी पॉलिसीज लाते हैं, और ऐसा बहुत सारी चीजें चलती है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी नाबार्ड सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, पर डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करता है। वो इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है। मतलब जो इन लोगों को फाइनेंस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, आरआरबी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, उनको ये फंडिंग करता है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि वो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करता। अरे डायरेक्ट क्रेडिट क्यों प्रोवाइड करेगा? आप थोड़ा सोच के देखिए, आरबीआई थोड़ी ना डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम है। वो छोटे कामों पे क्यों ध्यान देगा? उसकी उसे जरूरत नहीं। उसके लिए छोटी कमेटी, मतलब छोटे लेवल पे, जो छोटे लेवल पे जो लोग हैं, वो उस काम को अंजाम दे सकते हैं। बैंक हो गए जो रूरल एरिया, वो उसे अंजाम देंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नेशनल हाउसिंग बैंक। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको ज्यादातर चीजें रटने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि रटने से याद नहीं रहती है चीजें। मैंने आपको बताया था शायद से पहले लेक्चर्स में, कहा ना कहा ये एग्जाम्पल, कि मैं पेपर के समय, जो मेरा यूपीएससी का पेपर था, तब मैं 150 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के गया था। मे बी आपको ये झूठ लग सकता है, पर ठीक है, मैं 150 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के गया था। पर जब मैं एक्चुअल पेपर में गया ना, मैंने वो रटी थी एट दी एंड
तो पेपर के प्रेशर में वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वो खिचड़ी हो गई थी, सारे फैक्ट इधर उधर हो गए थे, सारे हो गए हेडक्वार्टर इधर उधर हो गए थे, और मेरा एट दी एंड पेपर में वो कुछ काम में नहीं आया। तो इसलिए मैं एम्फेसाइज हमेशा अपने क्लासेस में करता हूँ कि फैक्ट नहीं, उस चीज को लॉजिकली ध्यान में रखो कि कैसे रख सकते हो। तो इस चीज को कैसे याद रख सकते हो, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में एग्जिस्टेंस में आई, मैंने आपको बताया, और उसके लिए 1987 का एक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, रूरल एरियाज में फंडिंग की, रीजनल रूरल बैंक्स को एग्जिस्टेंस में लाया, पुअर लोगों के बारे में वो बातें करती थी। तो जैसे 1966 69 से ये सफर चालू हो गया था। उसके पहले 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, ये सब चीजें चली है, नो डाउट। पर अब रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और कपड़े का इंतजाम हो गया था, पर मकान का इंतजाम कैसे करोगे, तो उसके लिए ये चीज आई गई थी जो 1988 में एग्जिस्टेंस में आई थी, और उसका जो एक्ट है वो 1987 का है। तो ऐसी बात है। तो इंडिविजुअल्स को ये भी डायरेक्ट फंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ऑल इंडिया लेवल के बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो एक मेजर यूनिट करके काम करते हैं, उनके नीचे लोगों को ये फंडिंग करते हैं, और उनके नीचे लेवल को वो बाकी लोग, जो इनके नीचे लेवल के लोग हैं, वो फंडिंग करते हैं, ऐसा याद रखिए बेसिकली। तो ये मैंने मेरे सेकंड लेक्चर में लिया था कि ये होली ओन सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इतनी बात याद रखिएगा। ओके। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। अब ये भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक है। हाउसेस कहाँ पे ज्यादा बनते हैं, अर्बन एरियाज में, ऐसा कंसिडर करिए। और फिर अर्बन एरिया सबसे बड़ा अर्बन एरियाज कौन सा है, जो अपना नेशनल कैपिटल कैपिटल टेरिटरी है, तो वो कौन है, तो वो न्यू दिल्ली है, ऐसा याद रखिए। ठीक है। जो संजय शुक्ला है एट प्रेजेंट उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, जब भी आप पेपर दोगे उसके पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि चेंजेस इनके नामों में होते रहते, अलग अलग लोग चेंज होते जाएंगे, वो चीजें होगी। अब हम एग्जिम बैंक के बारे में बात करेंगे, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक है। तो आपको एक बात बताओ, ये एग्जिम बैंक जो है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इधर के लोग हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स है वगैरह है, जो एक्सपोर्ट करा रहे हैं वगैरह, उन्हीं को फंडिंग नहीं करती है। ये जो सोवरिन गवर्नमेंट्स है, बाहर की जो गवर्नमेंट है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं बाहर की जो इंडस्ट्रीज है, बाहर के जो लोग हैं, उन्हें भी ये फंड करती है। ऐसा क्यों होता होगा। मैं हरदम इकोनॉमी में एक साइकिल की बात करता हूँ। जैसे जैसे अपने इधर आपको पता होगा कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे उसकी इकोनॉमी इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट करते हैं वो मोस्टली। ठीक है। और अभी अपने इधर भी वैसी चीजें है कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अपने इधर होनी चाहिए। तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इकोनॉमिक साइकिल चलेगी, हमारे देश के प्रोडक्ट बाहर जाएंगे, जिससे हमें क्या बोलते हैं, फॉरेन एड मिले, मतलब फॉरेन एड तो नहीं, फॉरेक्स मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, डॉलर मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं, और जिससे हमें फायदा होगा एट दी एंड। तो ये भी है, इस वजह से ये भी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए देगा, इसके नाम से ही ये चीज बताई जा सकती है, ये सुनी जा सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड बनाने के लिए आएगा, ये भी हमें क्लियरली पता है, एट दी एंड ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है इसलिए। तो ये और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोन देता है। ओके, मैंने जैसे आपको बताया है, ये लोन देता है। ओके। तो ये लोन देता है। तो लोन किन्हें देगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोवरिन गवर्नमेंट्स को लोन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, मतलब बाहर के जो बैंक्स है, या फिर वहां पे के जो ऐसे बैंक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें भी ये लोन। तो ये सिर्फ इंडिया, इसकी एक मतलब एक टेरिटरी नहीं है, ये बाहर भी लोन दे रहा है, इतना एक ब्रॉडली याद रखिएगा। और ये किस लिए लोन देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, ये तो बेसिक सी चीजें आपको समझ गई होगी। अब इसका एट प्रेजेंट
जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हर्षा बंगारी है, ये एक चीज याद रखिएगा। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, ये ऐसी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्ट असिस्टेंस भी देती है। जैसे हमने इसके पहले नेशनल हाउसिंग बैंक देखा, या फिर उसके भी पहले हमने नाबार्ड देखा, ये दोनों के दोनों भी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। पर ये एक में वो ऐसा है, एक में वो तो नहीं, पर ये ऐसा है कि ये डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। अब आपको लगेगा कि ये क्यों डायरेक्ट दे रहा है, अब ये बड़े लोगों से डील कर रहा है ना, सोवरिन गवर्नमेंट से डील कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है डायरेक्टली, ये इंडिविजुअल से डील नहीं कर रहा है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। तो उतने बात याद रखिए। हम इसके बाद की नेक्स्ट बॉडी देखते हैं, जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके नाम पे से हमें कहीं ना कहीं समझ जा रहा है कि ये एक स्मॉल इंडस्ट्री है जिसपे इसका फोकस रहेगा। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आई, ये 1989 में एग्जिस्टेंस में आई। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था 1969 का नेशनलाइजेशन, 1980 का नेशनलाइजेशन, उसके बाद में, उसके पहले 75 में रीजनल रूरल बैंक्स बनेगी, उसके बाद में नेशनल हाउसिंग बैंक आया 1987 में, 1981 में वगैरह, जैसे मैंने आपको नाबार्ड आया 1981 में, और उसके बाद में नेशनल हाउसिंग बैंक आया 1987 समथिंग, वही पीरियड। तो ये एक लूप है, रोटी कपड़ा मकान हो गया था नेशनल हाउसिंग बैंक आने के बाद में। पर उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएंगी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैसी, एकदम से बड़ी उड़ी नहीं मार रहे, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे उन्होंने ध्यान दिया। तो ये 1989 में एग्जिस्टेंस में आया। फिर उनका फोकस क्या था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एट दी एंड यही तो है स्मॉल इंडस्ट्रीज, और कौन सी आपके हिसाब से? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे इन्होंने ध्यान दिया है। और जैसे बाकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। ओके, तो इतनी बात याद रखिए। और एट प्रेजेंट इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो श्री मनोज मित्तल साहब है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक ब्रॉडली ये चीजें याद रखिए, इतना भी आपके लिए एक सफिशिएंट मैनर में नॉलेज होगा एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे जो है एक मुद्रा बैंक। अब इसका नाम आप कैसे याद रखोगे? 2014 के बाद में आई है। बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो एशियन पे कहाँ ना कहाँ उनका अटैचमेंट ज्यादा है। तो मुद्रा मतलब पैसे, और इसलिए ये मुद्रा, ये नाम है इसका, मुद्रा बैंक। तो ये क्या करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता हूँ। तो ये मुद्रा का फुल फॉर्म देख लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये भी एक माइक्रो यूनिट्स को सपोर्ट करता है। तो माइक्रो यूनिट्स कौन से होते हैं इकोनॉमी के अंदर आपके हिसाब से? भाजीपाले की गाड़ी चलाने वाला आदमी एक माइक्रो यूनिट चला रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। या फिर कटिंग की दुकान, छोटे छोटे शॉप्स, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट है। ये सब के सब लोगों को ये फंड देता है। तो ये कैसे देता हूँ फंडिंग आपके हिसाब से? मैंने आपको बताया जैसे क्लास पहले ही, ये इनफॉर्मल सेक्टर वगैरह को फंडिंग करता है। तो ये किसे, अब इसका पर्पज आपको इसके नाम से पता चल गया है कि ये एक माइक्रो यूनिट्स को फंडिंग करेगा। तो अब कौन से हैं माइक्रो यूनिट्स, मैंने आपको बताया थोड़ा जैसे डिस्क्राइब करके कि स्मॉल बिजनेस सेक्टर सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, आर्टिशंस, तो उनको ये फंडिंग करता है। ओके, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। हम थोड़ा और देखेंगे कि ये रिफाइनेंस करता है, डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है। जो लोग है ना, कमर्शियल बैंक हो गई, जो भी ऑल इंडिया मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो भी कस्टमर से डील करते हैं, एक छोटे लेवल के जो कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो भी उनसे डील करते हैं, उनको ये फंडिंग करता है इनडायरेक्ट वे में। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सोसाइटीज, कंपनीज वगैरह जो भी गरीब लोगों के लिए आई गई है, उन लोगों को सोशली जो सोशली और इकोनॉमिकली जो वो उतने स्ट्रांग नहीं है, उनको ये फंडिंग करने का काम करता है। ओके, अब इनकी लिमिट कैसी है? जो शिशु कैटेगरी के लोग हैं उनको 50,000 तक की मदद करेगा। बाद में जो कुमार कैटेगरी के लोग हैं उनका 50,000 से 5 लाख तक। और जो किशोर है,
किशोर नहीं, तरुण कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें ये 10 लाख तक देता है। तो ऐसा सब सेटअप है। अब अब हमारी ये चीजें हो गई है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे, हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो होती है, जैसे मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया कि वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो चेक्स में डील नहीं करती है। ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास के बता दिया था। पर इसमें और भी चीजें हैं जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अलग करती है। मेन तो वही है कि वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, और सेकेंड कि वो चेक्स इश्यू नहीं करती। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि चेक्स जो होते हैं ना, चेक हम लिखते हैं जो, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट पे ही लागू होते हैं, टाइम डिपॉजिट पे नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में अभी आपको पहले डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच का फर्क बता दिया। तो ये एक रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंडर, इसके नाम में ही दिया गया है कि एक वो कंपनी है करके। ओके, फिर स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनको भी इनके पैसे इंटरेस्ट कमाने होते हैं, या फिर इनका जो इकोनॉमिक सेटअप है वो चलाना होता है, एज ए इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियल, तो वो इन चीज़ों में डील करती है। फिर ये पर्टिकुलरली एक फोकस्ड वे में सिर्फ प्रिंसिपल बिजनेस इनका एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके लिए बनाई गई है ना, नाबार्ड है, एनएचबी है, सीडबी है, मुद्रा लोन्स वगैरह जो मिल रहे हैं, तो ये उन लोगों से डील नहीं करती है। ये मेनली इसका जो एक पर्टिकुलर लोग होते हैं उनसे ये डील करती है, जिनसे ये प्रॉफिट कमाती है और इनका सब चीजें चलती है। और इनके कौन से लोग होते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो एक पर्टिकुलर लोग रहते हैं जिनको टाइम डिपॉजिट के लिए पैसे रखना पड़ते हैं, ओके, वो इनके पास जाते हैं। या फिर इनको जो बैंक्स जिनको लोन नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जिनको बैंक्स लोन नहीं देती, तो वो लोग इनके पास जाते हैं कि भाई हमें फंडिंग चाहिए करके, ऐसे वगैरह सब चीजें चलती है। ओके, अब ये आरबीआई एक्ट के अंदर तो आते हैं, पर ये जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जितने भी, उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही रेगुलेट करती है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको ईडा रेगुलेट करती है। ईडा का फुल फॉर्म क्या है? इंडस ईडा का फुल फॉर्म सोचिए एक सेकंड क्या हो सकता है। यहाँ पे IRDA दिया है, IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो ऐसा याद रखिए। निधि कंपनीज होती है, निधि मतलब पैसे, कंपनीज मतलब कंपनी होंगी कुछ तो भी मनी रिलेटेड, वो एक इंडस्ट्री रिलेटेड थोड़ा बात आ जाती है, इसलिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है, इसलिए वो आरबीआई उसे रेगुलेट नहीं करता। तो ऐसा होता है कि जब अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सपोजिटली सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसे सिर्फ और सिर्फ आरबीआई रेगुलेट करता है, तो ये कहा ना कहा कंप्लीटली गलत है। इंश्योरेंस के सेक्टर में अलग बॉडी है, बाद में फिर शेयर मार्केट वगैरह में सेबी है, या फिर हम निधि कंपनीज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, चिट कंपनीज के केस में स्टेट गवर्नमेंट है जो खुद एक चिट फंड एक्ट के तहत उन्हें रेगुलेट करती है। तो ऐसा सब सेटअप। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। प्राइमरी डीलर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज वगैरह में डील करते हैं। जैसे ये भी आरबीआई के तहत रेगुलेटेड होता है। अब वो सिक्योरिटीज में काम करते हैं, तो फिर लाजमी है कि आरबीआई का रेगुलेशन उसमें होगा, क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक के जैसे काम करती है, मैंने आपको बताया है, और रेगुलेट करती है वो सेंट्रल बैंक होते हुए एक मॉनेटरी अथॉरिटी भी है, ये भी हमारे पिछले ही क्लास में मैंने बताया है। तो जो भी आरबीआई रिलेटेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें ये प्राइमरी डीलर्स काम करते हैं। डीलर है वो, डील है जो डीलर डील्स देता है, वैसे एक ब्रॉड वे में याद रखिए। ज्यादा ऐसा रटने के हिसाब से चीजें मत करिएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो फिर प्राइमरी डीलर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली बाय करते हैं गवर्नमेंट से, प्राइमरी मार्केट से। ओके, ये मैंने आपको चीजें कैटेगराइज करके बता दिया। अब नेक्स्ट थिंग है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। उसके नाम पे से सोचिए, क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनीज को। कौन सी कंपनीज?
तो बैंक्स हो गई या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, इन सबको ये पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारी एक क्रेडिट स्कोर करके आपने सुना होगा, जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको पता होगा एकदम कि भाई पहले बैंक अपना क्रेडिट स्कोर देखती है कितना होता है। तो क्रेडिट स्कोर कौन बनाता है? तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है, वो पर्टिकुलरली क्रेडिट स्कोर बनाती है। ओके। अब ये कौन से एक्ट के तहत रेगुलेटेड है? तो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट है 2005 का, उसके तहत ये चीजें रेगुलेटेड है। और करंटली 4 CIC है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये भी बात याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने जो पढ़ा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और उसके पहले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबके सब पार्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पर मैंने आपको दो चीजें बैंक्स की बताते टाइम में, एक शेड्यूल बैंक के अंदर मैंने 2 पॉइंट छोड़े थे कि भाई एक था तो पेमेंट बैंक था, और सेकेंड था तो स्मॉल फाइनेंस बैंक था। तो वो दोनों चीजें हम देख लेते हैं। तो वो देखेंगे पेमेंट बैंक क्या होता है। पेमेंट बैंक मतलब वो पेमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। ओके। तो पेमेंट रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे जो एक फुल फ्लेजेड बैंक करता है काम, जैसे लोन देना, डिमांड डिपॉजिट रखना, या फिर टाइम डिपॉजिट रखना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं एक बैंक के पीछे। तो ये पेमेंट बैंक जो होते हैं ना, ये वो पूरे काम नहीं करते, ये कुछ कुछ ही काम करते हैं, इसलिए इसे एक डिफरेंशिएटेड बैंक भी बोला जाता है। डिफरेंशिएटेड बैंक बोला जाता है। डिफरेंशिएटेड मतलब कुछ ना कोई डिफरेंस होगा इसमें। कैसा डिफरेंस? बैंक और पेमेंट बैंक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो डिफरेंशिएटेड बैंक में क्या डिफरेंस है, हम अभी देखते हैं क्या है। देखिए, डिफरेंशिएटेड बैंक्स under the Indian banking system refers to those banks that cater to specific segment of customer। एक specific segment होता है customers का, उन्हें ये डील करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी थी? जैसे बैंक्स जो होते हैं उन्हें अपना प्रॉफिट वगैरह, फंडिंग वगैरह, ये सब चीजें एक मैनेजमेंट चलाने के हिसाब से सब चीजें देखना पड़ती है। तो ये एकदम दूर दराज एरिया पे जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, उन्हें ये सर्व नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली वो साउंड पॉलिसी नहीं होगी। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, पर उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करना है? फाइनेंशियल रिलेटेड। फाइनेंस रिलेटेड मतलब उनका अकाउंट होना चाहिए, या फिर उनको समझ होनी चाहिए फाइनेंस रिलेटेड कैसे होती है चीजें। जैसे जनधन योजना जो आई थी वो भी इस चीज के लिए आई थी। तो उसी हिसाब से एक पेमेंट बैंक का भी योगदान अपने इधर रहा है, जिसके लिए ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं लगता है। नेट सब इधर, अगर नेटवर्क एरिया सब इधर डेवलप हो गए, नेट सब इधर पहुंच गए, तो यूपीआई आईडी डेवलप हो जाएगी, और यूपीआई आईडी डेवलप होने के बाद पेमेंट सिस्टम वर्क करना चालू हो जाएगा। उसके लिए उतना बड़ा इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए पेमेंट बैंक एग्जिस्टेंस में आया था। अब नचिकेत मोर कमिटी ने इसके बारे में सजेशन दिया था। अब नाम कैसे याद रखोगे आप नचिकेत मोर करके? तो जैसे मोर, मोर मतलब ज्यादा। तो जैसे बैंक्स होने के बाद, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बाद और कुछ अच्छा चाहिए था, मतलब और एक अच्छी बॉडी चाहिए थी, तो उसके लिए फिर पेमेंट बैंक का नाम रखा, मतलब लाए गए। तो इसलिए नचिकेत मोर, मोर मतलब ज्यादा, उस हिसाब से ये चीज याद रखें। अब इसके ऑब्जेक्टिव उसके नाम पे से ही है कि भाई रेमिडेंसेस, पेमेंट ट्रांसफर कराने के लिए वगैरह। अब ये दूर दराज के लोगों को सर्व करने के लिए, या फिर अंडर सर्व जो लोग हैं उनको सर्व करने के लिए आई है। तो वही इसका मकसद होगा कि माइग्रेंट लेबर्स को ध्यान देना, लो इनकम लोकल पे ध्यान देना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ध्यान देना, ऐसा चीजें याद रखें। अब इसके फीचर्स, ये डू नॉट लेंड टू कस्टमर्स। पेमेंट बैंक है, ये काय को लेंड वगैरह करेंगे? लेंड मतलब लोन क्यों दे? ओके। एंड इंस्टेड डिप्लॉय देयर फंड्स इन बैंक डिपॉजिट्स एंड गवर्नमेंट पेपर्स। आप मेरे को ये बताइए कि ये इनका जो फंड है वो गवर्नमेंट पेपर्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ज्यादातर रिस्क फ्री होते हैं। गवर्नमेंट पेपर्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके। वन सेकेंड। गवर्नमेंट पेपर्स मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके। तो ये इनके डिपॉजिट भी ये बैंक्स वगैरह में रखते हैं एट दी एंड।
और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील करते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा रिस्क इनको लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, तो 25 दिन में या 21 दिन में पैसा डबल करने वाला कार्यक्रम चलता नहीं है। तो एट दी एंड वही है कि जहाँ पे सबसे कम रिस्क है वहां पे ये इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे कम रिस्क होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ, क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट गिरना बोले तो एकदम से नहीं होती है चीज, वो काफी सालों तक वो चीजें लूप में चलती है, स्लोली गवर्नमेंट गिरती है। अगर कुछ गिरने का, अगर इकोनॉमिकली गवर्नमेंट गिरने का, अगर इमरजेंसी आने का अगर पीरियड कुछ आना हो तो ओके। वो डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, एट दी एंड पैसे डिमांड में ही रखा जाएगा, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, टाइम डिपॉजिट में रखेंगे नहीं है। इनके एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, बट वो क्रेडिट नहीं देते, बट नॉट क्रेडिट। क्रेडिट क्यों नहीं? क्यों क्रेडिट कार्ड्स नहीं देते? क्योंकि ये लोन नहीं देते, और क्रेडिट कार्ड्स भी उसी हिसाब से आते हैं कि भाई वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कैसे ना कैसे। ये रेमिटेंसेस से डील करते हैं, मैंने आपको बताया, और इनका डिपॉजिट का लिमिट 1 लाख है। पर मैं रिपीट करता हूँ, ये 1 लाख नहीं है, ये 2 लैक्स है। मैंने गलती से इसे 1 लाख कर दिया, ये पहले 1 लाख था, पर अभी ये करेंटली 2 लैक्स है। ये इतना बात याद रखिएगा। अब वो दे कांट गिव लोन्स, मैंने बताया है क्यों। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही सिर्फ मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, ये भी चीज मैंने बताई है। ये एक प्रोविजन काम का है आपके, कि मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश करने का, वो एटलीस्ट जो 40% उसका जो फंड है, वो जो प्रमोटर्स है वही खुद देगी। एट द एंड आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ फंडिंग होना चाहिए उसके लिए। तो इस केस में ऐसा है, पेमेंट बैंक के केस में, कि कम से कम 40% तभी एक पेमेंट मतलब जो प्रमोटर्स है उसके वही देंगे एटलीस्ट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। Although they are allowed to sell mutual funds, insurance and pension product except utility bill payment etc. ये चीजों में भी थोड़ा बहुत डील कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनका चीजें चलानी है एट द एंड पेमेंट बैंक को। ये 2 लैक्स है, मैंने इसको पहले ही बताया कि ये गलती से मैंने 1 लाख किया है करके। और ये जो चीज है मिनिमम लेवरेज रेशो, मतलब अब एट द एंड बैंक है, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएंगी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट मैंने बताया कि वो बैंक्स की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उन्हें वापस करना है लोगों को, इसलिए वो एक लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि लाइबिलिटीज जो है ना बैंक्स की, वो 33 टाइम्स जो उनके पास फंड है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर फंड होगा उसका 100 रुपीज, सपोज सपोज करिए, तो 33 टाइम्स मतलब उसका 3300 होगा सपोजिटली। हाँ 3300 होगा, तो उससे ज्यादा उस फंडिंग का मतलब, उससे ज्यादा ये लाइबिलिटी खुद के ऊपर नहीं रख सकते, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। डिपॉजिट संकट में आ जाएगा लोगों का, गरीब लोगों का, इसलिए पर्टिकुलरली ये चीज बोली जाती है। अब वो एनआरआई को नहीं देंगे, एट दी एंड मैंने बताया कि अंडर सर्व्ड एरियाज को सर्व करेंगे, तो एनआरआई तो इसमें आते ही नहीं है कतई। अब इनको SLR 75% रखना पड़ता है। मैंने SLR आपको बैंक के केस में बताया था, जो अभी एट प्रेजेंट SLR जो है बैंक को वो 18% रखना पड़ता है, तो इनके केस में वो 75% है। क्यों होगा आपके हिसाब से? क्योंकि इनको ज्यादा रिस्क फ्री रहना है, क्योंकि इनको गरीब लोग जो है माइग्रेंट लेबर्स वगैरह उनके पैसे इनके पास है, इसलिए ज्यादा रिस्क है, इसलिए फिर इनको ज्यादा SLR रखने की जरूरत है। अब हम सेकंड देखेंगे जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? स्मॉल है, अंडर सर्व्ड एरिया के लिए आई होगी, बैंक है, एक बैंक के सारे फंक्शन ये प्रोवाइड करेगी, पर छोटे लेवल पे करेगी, उन लोगों को सर्व करने के लिए करेगी। ओके, ये कंपनीज एक्ट के तहत आती है। ओके, ये भी एक डिफरेंशिएटेड बैंक है, क्योंकि ये बैंक के सारे काम ये नहीं करते, कुछ कुछ काम ये बैंक के ऐसे होते हैं जो ये नहीं करती। वो हम देखेंगे कि ये कौन से काम बैंक रिलेटेड है, फॉर्मल बैंक रिलेटेड है, जो ये नहीं करते। ओके, ये हर प्रकार का फंड ले सकती है, मतलब ये करंट एंड सेविंग अकाउंट है, ये फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट है, एक्सेट्रा है, कमर्शियल बैंक के हिसाब से ये सब कर सकती है। लोन भी दे सकती है लोगों को, पर स्मॉल एरिया के वही लोग जो जिसके तहत ये बैंक स्टैब्लिश हुई है ना, जिस एरिया में, उन लोगों को ये लोन देंगे।
और ये मेनली इसका जो फोकस होता है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल बिजनेस यूनिट वगैरह ऐसे है। ये माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगी। अब रेगुलेशन क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर? अब दे आर प्राइमरीली, जैसे बैंक है तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तो ये रेगुलेट होगी। कंपनी बोल के इस्टेब्लिश हुआ है तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत भी रेगुलेट होगी। और ये आरबीआई एक्ट के अंदर ये शेड्यूल्ड बैंक है, मैंने आपको बताया जैसे, तो ये आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में भी इसका नाम होगा ही होगा, ऐसा है। अभी कंडीशंस क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक के, कि 25 ब्रांचेस, 25% जो ब्रांचेस होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो रूरल एरियाज में, 50% जो उनके लोन होंगे वो एमएसएमई सेक्टर को जाएंगे। मिनिमम नेटवर्थ जो है उसकी वो 100 करोड़ होगी और 5 साल के अंदर अंदर वो 200 करोड़ तक जानी चाहिए। ये एक बेसिक थिंग है जो मैंने आपको बताया। और उनको मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशो होता है। कैपिटल एडुकेसी रेशो मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैपिटल उनको रखना पड़ता है एक बैंक चलाने के लिए, तो वो 15% है। 15% किसके? तो वो रिस्क वेटेड एसेट जो होता है, रिस्क वेटेड एसेट मतलब अपन, आप जैसे सुना होगा कि बैंक लोन्स देती है तो उसके ऊपर उसको रिस्क आता है कुछ ना कुछ, तो वो जो पूरे रिस्क है ना उसके, जिन जिनको इसने लोन दिया है वगैरह, तो वो उनका गैदर करके एक एग्रीगेट करके जो एक रिस्क बनता है उसे रिस्क वेटेड एसेट बोला जाता है। तो उसके हिसाब से 15% होना चाहिए, इसका बोलते हैं कैपिटल एडविकसी रेशियो। इतनी बात याद रखिएगा। आज आपका इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरा कंप्लीट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस खुद डील करिए घर पे। रिवीजन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर आपने आपकी रिवीजन साइकिल बराबर नहीं रखी तो आपका भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा। तो रिवीजन साइकिल रखिए, चीजें बहुत स्मूथली जा रही है आपकी। हम धीरे धीरे फिर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज देख लिया है, तो अगले लेक्चर में हम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद में जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, जो चीजें चल रही है पर्टिकुलरली उस पर जाएगी अगले लेक्चर में। तो अभी हाँ, और एक चीज की, पिछले लेक्चर में हमने काफी हद तक आरबीआई की पूरी चीजें देख ली थी, पर फिर भी दो तीन चीजें बाकी है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। वो 4-5 लाइन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और पिछले आरबीआई के जो नोट्स है उसमें से एक दो चीजें बाकी है कि भाई आरबीआई पैसे कैसे कमाती है और उसके पैसे किधर जाते हैं वगैरह, वो दो तीन चीजें वो हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। तो बी विथ मी। और एक चीज की, जो जो भी मुझे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि जो इनके नोट्स है वो मैंने आपको पिन कर दिए हैं, नीचे लिंक दे दी है टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पे ये सारे नोट्स आ चुके हैं। तो वहां से ये नोट्स लीजिए और फिर लेक्चर देखिए, देखा कीजिए। वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा एज कम्पेयर टू सिर्फ वीडियो देखना। क्योंकि जब तक आप खुद होके रिवीजन नहीं करोगे ना और नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। सो थैंक यू टू हियर मी।